गांव के किनारे मिट्टी और टीन की छत वाला एक छोटा सा घर था, जिसमें रघु, उसकी पत्नी सीता और उनका 7 साल का बेटा मुन्ना रहते थे। घर इतना छोटा था कि एक तरफ चूल्हा था, दूसरी तरफ टूटी चारपाई और बीच में मिट्टी का फर्श। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। उस रात रघु फटे कंबल में बैठा हाथ रगड़ रहा था और सीता चूल्हे की बुझती आग को लकड़ियों से कुरेद रही थी। बस यही आखिरी लकड़ी बची है, सीता ने धीमी आवाज में कहा। मुन्ना माँ की गोद में दुबका कांप रहा था। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है, उसने कांपते होंठों से कहा। सीता ने उसे अपने आंचल में और कसकर लपेट लिया। सो जा बेटा, आंख बंद कर ले, ठंड भाग जाएगी। लेकिन ठंड कहाँ भागने वाली थी। छत के सुराख से आती हवा पूरे घर में घूम रही थी। रघु ने बुझती आग को देखा और बोला, मैं कुछ लकड़ियां ढूंढ कर लाता हूँ। सीता डर गई। इतनी रात में? बाहर कोहरा बहुत है। रघु बोला, अगर आग बुझ गई तो मुन्ना पूरी रात कांपता रहेगा। वह फटी शॉल उठाकर बाहर निकल गया। बाहर पूरा गांव सो चुका था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह पुराने बाग की तरफ गया, जहां अक्सर सूखी टहनियां मिल जाती थीं। धुंध इतनी गहरी थी कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल था। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। सामने पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा कांप रहा था। उसके शरीर पर पतली धोती थी और हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे। रघु कुछ पल उसे देखता रहा। उसके मन में आया कि जल्दी से लकड़ी लेकर घर लौट जाए, क्योंकि मुन्ना भी तो ठंड से कांप रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? रघु ने पूछा। बूढ़े ने मुश्किल से आंखें खोली। रास्ता भटक गया, पैर नहीं चल रहे। रघु ने पास पड़ी सूखी टहनियां इकट्ठी की और माचिस से आग जलाई। धीरे धीरे अलाव जल उठा। बूढ़ा आदमी आग के पास हाथ सेंकने लगा। उसकी कांपती सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। कुछ देर बाद रघु उठने लगा तो बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी रुक गए। रघु हल्का सा मुस्कुराया। ठंड सबको लगती है। वह वापस घर पहुंचा तो सीता ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? रघु ने सब बता दिया। सीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम हमेशा दूसरों का दुख पहले देख लेते हो। लेकिन घर की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी और रात और भी ठंडी हो गई थी। मुन्ना कांपते हुए बोला, बाबा, कहानी सुनाओ ना। रघु उसके पास बैठ गया और एक चरवाहे, एक छोटी लड़की और कभी ना बुझने वाली लालटेन की कहानी सुनाने लगा। धीरे धीरे कहानी सुनते सुनते मुन्ना सो गया। सीता उसे देखते हुए बोली, बच्चे भूख और ठंड में भी कहानी सुनकर सो जाते हैं। उस दिन घर में खाना भी बहुत कम था। सुबह के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। आधी रात के करीब अचानक दरवाजा खटखटाया गया। रघु ने दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके साथ लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी थी। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर तुम अलाव ना जलाते तो शायद सुबह तक बच नहीं पाता। ये लकड़ियां रख लो। रघु मना करने लगा, लेकिन बूढ़ा बोला, ठंड अकेले नहीं काटी जाती। उस रात उनके घर का चूल्हा फिर से जल उठा। कई दिनों बाद घर में गर्माहट लौटी, लेकिन ठंड खत्म नहीं हुई। खबर फैल गई कि इस बार सर्दी बहुत लंबी चलेगी। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे। मजदूरी भी कम मिलने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे जब घर में सिर्फ नमक रोटी बनी। एक शाम मुन्ना तेज बुखार में तपने लगा। सीता डर गई। रघु तुरंत वैद्य को बुलाने निकल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता मुश्किल से दिखाई देता था। वह फिसलकर गिर पड़ा। हाथ छिल गया, लेकिन रुका नहीं। काफी देर बाद वह वैद्य के घर पहुंचा। वैद्य ने दवा देते हुए कहा, बच्चे को गर्म रखना, ठंडी हवा ना लगने देना। रघु भागता हुआ घर लौटा। दवा देने के बाद मुन्ना की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन उसी रात तेज हवा चलने लगी और टीन की छत का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा सीधे घर में आने लगी। रघु पूरी रात बोरी और रस्सी से छत ढकने की कोशिश करता रहा। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सीता उसे देखते हुए बोली, तुम खुद को खत्म कर दोगे एक दिन। रघु मुस्कराया, जब तक तुम दोनों ठीक हो मैं ठीक हूँ। दिन गुजरते गए। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब उनके घर के बाहर हर शाम एक छोटा अलाव जलने लगा था। धीरे धीरे पड़ोसी भी वहां आने लगे। कोई सूखी घास लाता, कोई लकड़ी। सब लोग आग के पास बैठते और बातें करते। मुन्ना सबसे कहानियां सुनता। एक रात उसने पूछा,
बाबा, ठंड इतनी बुरी क्यों होती है? रघु कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ताकि लोगों को पता चले कि गर्माहट कितनी जरूरी होती है। जनवरी खत्म होने लगी। धूप थोड़ी तेज होने लगी। एक सुबह मुन्ना दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मा देखो, धुंध कम हो गई। सचमुच आसमान साफ था। कई दिनों बाद सूरज ठीक से दिखाई दे रहा था। रघु बाहर आया और धूप की तरफ देखकर मुस्कुराया। मुन्ना खुशी से उछलने लगा। अब ठंड चली जाएगी ना? रघु ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, अब धीरे धीरे चली जाएगी। मुन्ना ने पूछा, फिर हमारा अलाव? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अलाव सिर्फ लकड़ी से नहीं जलता बेटा। लोग साथ बैठे तो वो अपने आप जलता रहता है। गरीबी भी वही थी, लेकिन उस घर में अब ठंड पहले जैसी नहीं लगती थी। सुबह होते ही मुन्ना बाहर भागा। कई दिनों बाद धूप खुलकर निकली थी। मिट्टी अभी भी ठंडी थी, लेकिन हवा में पहले जैसी चुभन नहीं बची थी। सीता चूल्हे पर पतली रोटियां सेक रही थी और रघु घर के बाहर बैठा टूटी रस्सी बांध रहा था। तभी मुन्ना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाबा, लगता है सर्दी हार गई। रघु हल्का सा मुस्कुराया। सर्दी इतनी जल्दी हारती नहीं बेटा, बस थोड़ी थक गई है। मुन्ना हंस पड़ा। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर खुली हंसी आई थी। सीता उसे देखकर कुछ पल चुप रही। उसे याद आया कि यही बच्चा कुछ दिन पहले ठंड से कांपते हुए उसकी गोद में सिमटा रहता था। अब वही बच्चा मिट्टी में नंगे पैर दौड़ रहा था। दोपहर तक गांव के कुछ लोग फिर रघु के घर के बाहर जमा हो गए। अब यह रोज की बात बन गई थी। कोई काम की बात करने आता, कोई बस दो पल बैठने। रघु का छोटा सा घर जैसे पूरे गांव की थकी सांसों का सहारा बन गया था। उसी दिन बूढ़ी जमुना अपने हाथ में पुरानी टोकरी लेकर आई। उसने टोकरी सीता के सामने रख दी। अंदर थोड़ा सा चावल और मुट्ठी भर दाल थी। सीता घबरा गई। अरे काकी, ये क्यों लाई हो? तुम्हारे पास खुद कितना कम है? जमुना बोली, कम है तभी तो बांट रही हूँ। ज्यादा होता तो शायद संभाल कर रख लेती। रघु चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसे लगा जैसे इस सर्दी ने सबको बदल दिया है। पहले लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे, अब कोई भी अकेले खाना नहीं खाता था। शाम को जब अलाव जलता तो कोई ना कोई कुछ लेकर जरूर आता। कभी 2 आलू, कभी थोड़ा गुड़, कभी मुट्ठी भर चना। चीजें छोटी थीं मगर दिल बड़े हो गए थे। एक रात गांव में खबर फैली कि पास वाले कस्बे की मिल फिर से खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। रघु भी अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। उसने अपनी पुरानी कमीज झाड़ी और बाहर जाने लगा। सीता ने पूछा, इतनी सुबह? रघु बोला, मिल में काम मिल जाए तो शायद इस बार मुन्ना के लिए नया कंबल ले पाऊं। सीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। कस्बा गांव से बहुत दूर था। रास्ता भी आसान नहीं था। फिर भी रघु चल पड़ा। पूरा दिन बीत गया। शाम ढलने लगी, लेकिन रघु वापस नहीं आया। सीता बार बार रास्ते की तरफ देखने लगी। मुन्ना भी दरवाजे पर बैठा इंतजार करता रहा। रात होने लगी तो सीता का मन घबराने लगा। तभी दूर धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी। रघु था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुन्ना दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। बाबा, काम मिला। रघु ने उसके सिर पर हाथ रखा और थकी आवाज में बोला, हाँ, कल से काम शुरू है। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा। उस रात बहुत दिनों बाद उनके घर में उम्मीद ने जगह बनाई। अगले दिन से रघु रोज सुबह अंधेरा रहते निकल जाता और देर शाम लौटता। काम कठिन था। भारी बोरियां उठानी पड़ती थीं। हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर अब घर में थोड़ा थोड़ा अनाज आने लगा था। सीता ने कई दिनों बाद आटे में थोड़ा नमक और प्याज डालकर मोटी रोटियां वो बनाई। मुन्ना उन्हें ऐसे खा रहा था जैसे कोई बड़ा भोज हो। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंडी हवाओं की जगह हल्की गर्म हवा आने लगी। खेतों में हरियाली लौटने लगी। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए, लेकिन अलाव अब भी जलता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग ठंड भगाने नहीं, साथ बैठने के लिए आते थे। एक शाम मुन्ना ने पूछा, बाबा, जब गर्मी आ जाएगी तब भी लोग यहाँ बैठेंगे? रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर लोग सिर्फ ठंड की वजह से साथ बैठे हो तो गर्मी आते ही अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर दिल से बैठे हो तो मौसम बदलने से कुछ नहीं होता। मुन्ना ने बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसे अच्छा लगा। उसी रात बूढ़े रामू काका बोले, रघु, तूने इस गांव को बदल दिया। रघु हंस पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया काका,
रामू काका ने अलाव की आग में लकड़ी डालते हुए कहा। पहले लोग अपने घर की आग बचाते थे, अब सब मिलकर आग जलाते हैं। हवा में हल्की गर्मी घुलने लगी थी। आसमान साफ था। दूर खेतों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मुन्ना अपनी माँ की गोद में सिर रखे आग को देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सीता ने उसके बालों में हाथ फेरा। रघु चुपचाप सामने जलती लकड़ियों को देखता रहा। आग की छोटी छोटी लपटें रात के अंधेरे में ऊपर उठ रही थी और उन लपटों की तरह ही उस छोटे से घर में उम्मीद भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अब गांव की सुबह पहले जैसी सुस्त और डरी हुई नहीं रही। सूरज निकलते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। खेतों में हल्की हरियाली फैलने लगी थी। पेड़ों पर नई कोपलें दिखाई देने लगी थी। सर्द हवा अब भी कभी कभी चलती थी, लेकिन उसमें पहले जैसी बेरहमी नहीं बची थी। रघु रोज मिल में काम करने जाने लगा था। सुबह अंधेरा रहते निकलता और देर शाम लौटता। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती, मगर जब वह घर पहुंचता और मुन्ना दौड़कर उससे लिपट जाता तो उसकी सारी थकान जैसे कुछ पल के लिए गायब हो जाती। एक शाम वह घर लौटा तो उसके हाथ में कपड़े की छोटी सी पोटली थी। मुन्ना उत्सुक होकर बोला, बाबा, इसमें क्या है? रघु मुस्कराया और पोटली उसकी तरफ बढ़ा दी। मुन्ना ने जल्दी से खोलकर देखा। अंदर एक ऊनी टोपी थी। पुरानी थी मगर साफ और मजबूत। मुन्ना की आंखें चमक उठी। मेरे लिए? रघु ने सिर हिलाया। हाँ, अब अगली सर्दी में इतना नहीं कांपना पड़ेगा। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा और तुरंत टोपी पहन ली। सीता उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। इतने महीनों बाद उसने रघु के चेहरे पर वैसी सुकून भरी मुस्कान देखी थी। उसी रात जब अलाव के पास गांव वाले बैठे थे, मुन्ना अपनी नई टोपी सबको दिखाता फिर रहा था। बूढ़े रामू काका हंसते हुए बोले, अरे वाह, अब तो हमारा मुन्ना शहर का बाबू लग रहा है। सब लोग हंस पड़े। हंसी की आवाज दूर तक फैल गई। कुछ महीनों पहले यही गांव खामोश और डरा हुआ रहता था। अब यहाँ शाम होते ही लोगों की बातें, बच्चों की हंसी और जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह आसान नहीं होती। एक दिन मिल में काम करते हुए रघु का पैर भारी बोरी के नीचे दब गया। वह जोर से गिर पड़ा। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बाकी मजदूर उसे उठाकर बाहर लाए। किसी तरह वह शाम तक घर पहुंचा। उसे लंगड़ाते हुए देखकर सीता घबरा गई। ये क्या हुआ? रघु ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस पैर जरा मुड़ गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे पैर पर कोई भारी चीज गिर गई है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। जब अचानक पैर पर चोट लगती है तो कुछ समय तक बहुत तेज दर्द, सूजन और चलने में परेशानी होना बिल्कुल सामान्य बात है। इस समय तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करो, पैर को। मगर रात होते होते दर्द बढ़ने लगा। रघु, मैं कई दिनों से तुम्हें चुपचाप दर्द सहते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पैर में इतनी तकलीफ है कि तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, फिर भी तुम घर की चिंता में लगे रहते हो। तुम्हारी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन तुम हमेशा यही कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि जब तक तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं कोई काम कर लूँ। चाहे लोगों के घरों में सफाई करूँ, बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं या सिलाई का छोटा मोटा काम करूं, कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। इससे घर का राशन चलता रहेगा, बच्चों की जरूरतें पूरी होती रहेंगी और तुम्हें अपनी चोट की चिंता छोड़कर आराम करने का समय मिल जाएगा। तुमने हमेशा इस परिवार के लिए दिन रात मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। पति पत्नी का रिश्ता यही तो होता है, जब एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसका सहारा बन जाए। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जब तुम मेरे पास बैठकर ये कहती हो कि तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो, तो मेरे दिल का आधा दर्द उसी समय कम हो जाता है। मैं जानता हूं कि मेरे पैर में बहुत दर्द है और इस समय घर की हालत भी आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के घरों में जाकर मेहनत करो। तुम पहले से ही इस घर और बच्चों के लिए दिन रात काम करती हो। तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा साथ और तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिन की बात है, मेरा पैर ठीक हो जाएगा और मैं फिर से काम पर जाने लगूंगा। हमने इससे भी कठिन दिन देखे हैं और हर बार साथ मिलकर उन्हें पार किया है। इस बार भी हम हार नहीं मानेंगे।
अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा कम खा लेंगे, खर्चों को रोक लेंगे, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम मेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे सचमुच लगता है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इसलिए तुम चिंता मत करो, मेरे पास बैठो, मुस्कुराओ और विश्वास रखो। बहुत जल्द मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर पहले की तरह अपने घर को खुशियों से भर देंगे।